आपने लिखा है कि जो आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स होते हैं ये सब तीनों आइसोमर्स हैं, सेम फार्मूला इनका C4H9Cl, चेक कर लो सबका फार्मूला यही है और ये लीनियर है, ये ब्रांच्ड है और ये और ज़्यादा ब्रांच्ड है। तो हैलोजन सब में सेम है, कार्बन सब में सेम है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जैसे जैसे मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन इन सबका मास भी क्या होगा, सेम, क्योंकि कार्बन सेम है, हैलोजन भी सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ, स्ट्रक्चर जरूर अलग है। तो अब इनका बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जितनी ज़्यादा क्या होगी, ब्रांचिंग होती चली जाती है, उतना आपके मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता जाता है। ये पॉइंट आप सीधा याद रखिएगा कि ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है। तो 1-क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, इसका होगा। रीजन क्या लिखते हैं नीचे, विद इंक्रीज इन ब्रांच, बल्कि हमने लिखा है पॉइंट ऊपर कि फॉर आइसोमेरिक हैलोअल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचेस। आगे समझ में आपको, ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। सर अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन, इन कंपाउंड्स को आप अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, राइट। बढ़ते हुए क्रम में आपने करना है। प्रॉब्लम ये है कि नाम दिए है तो थोड़ा इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर से हमें तो आइडिया लग जाएगा कि किसका मास ज़्यादा है, किसका कम है, क्या है। वैसे तो बिना स्ट्रक्चर बनाए भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना ले तो इट विल बी बेटर। यार ब्रोमोमीथेन, मीथेन मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन होता है मीथेन, मतलब इसमें क्या जोड़ दिया, Br, और बाकी क्या जोड़ोगे वैलेंसी पूरी करने के लिए, H, कितने H, 3, ये रहा ब्रोमोमीथेन। प्रोमोफॉर्म, प्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, सुना है क्लोरोफॉर्म, क्या फॉर्मूला होगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3, तो ब्रोमोफॉर्म हो गया बेटा CHBr3। क्लोरोमीथेन, एक कार्बन, उसमें Cl जोड़ दो, और मीथेन है तो CH3, एक ही कार्बन है। डाइब्रोमोमीथेन, मीथेन है एक कार्बन, 2 Br जोड़ देना है, 2 Br होंगे तो नेचुरल सी बात है H कितने होंगे, 2 होंगे, फिर 2H 2 Br, अभी तो वैलेंसी 4 बनेगी कार्बन में। तो ये क्या स्ट्रक्चर आ गए। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बन सब में सेम है, एक कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, यानी कि कार्बन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, हैलोजन देखना पड़ेगा। तो यहाँ एक Br, यहाँ एक Cl, 2 Br, 3 Br, तो सबसे कम मास जो मुझे लगता है जो है वो किसका है बताओ, यस, क्लोरोमीथेन का मास सबसे कम, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी सी का होगा। तो अगर इसको मैं A बोलूँ, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, इसको D बोल दो, तो भाई सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है C का, C का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। उसके बाद क्या लगता है, यस, उसके बाद फिर Cl, एक Cl के बाद एक Br, Cl का मास कम होता है, Br का ज़्यादा, फिर A आ जाएगा, सही बात है। फिर बोलो, फिर 2 Br वाला, और सबसे ज़्यादा किसका, B। तो इसमें आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इसमें आपने जो अरेंज किया कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि विद इंक्रीज इन मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, आया समझ में, मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वही कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है। B का बॉइलिंग पॉइंट आपने सबसे ज़्यादा बताया है क्योंकि B का मास सबसे ज़्यादा होगा। कैसे पता सर आपको, कितने Br है इसमें, 3 Br, कार्बन सब में एक है, तो कार्बन इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, कार्बन से डिसाइड नहीं होगा, हैलोजन से डिसाइड होगा, ये लीजिए, ओके। अगला पार्ट ये बेटे, अगेन 3 कंपाउंड दे दिए, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन, सेम है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब यार देखो, अगेन ध्यान दें, 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन बोल रहा है 3 कार्बन, और Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दो, यहाँ पे 3 H लगेंगे, एक बॉन्ड बना रहा है 4 हो गए, 2 बॉन्ड बना रहा है 2 H आएंगे, 2 बॉन्ड बना रहा है 2 H आएंगे। 1 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन हो गए,
ये लिखिए। अब ये बताओ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसको मालूम है? इन्होंने सुनो ये आईपीएसी नाम है, 1-क्लोरोप्रोपेन। ये भी 1-क्लोरोब्यूटेन भी आपका आईपीएसी नाम है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम। इन्होंने 2 आईपीएसी डाल दिए, कॉमन डाल दिया। किसको मालूम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है? और याद है कुछ? चलो नहीं मालूम तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या होता है? 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन को ही हम लोग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या तो ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। चेक कर लो। अब बॉइलिंग पॉइंट बताना है भाई, सब लोग अरेंज करो, बताओ भाई। सी का तो सबसे ज्यादा होगा, क्यों? यहाँ पर हैलोजन इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। हैलोजन सब में क्या है? सेम। तो हैलोजन इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। हैलोजन को साइड कर दो। कौन डिसाइडिंग करेगा? कार्बन डिसाइड करेगा इस बार। कितने कार्बन? कितने कार्बन? कितने कार्बन? ज्यादा कार्बन, ज्यादा मास। तो भाई सी तो सबसे ज्यादा। सो इजी। इन दोनों में कार्बन नंबर सेम, हैलोजन सेम। इसका मतलब आइसोमर हो गए। तो कौन सा वाला आइसोमर का बीपी कम होता है? ब्रांच वाला। तो इसका ज्यादा होगा और इसका है ना ज़ांज़िबर। सी पे ज्यादा इसलिए क्योंकि मास ज्यादा है। दोनों में कार्बन नंबर सेम। ये ब्रांच, ये लीनियर। ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो है मॉलिक्यूल्स की पैकिंग। कि जो मॉलिक्यूल्स है आपके कंपाउंड के, जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आपस में उनकी पैकिंग हुई है। जितनी अच्छी पैकिंग होगी, जितनी क्लोज पैकिंग होगी, जितने मॉलिक्यूल आसपास आपस में होंगे, उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि पैकिंग ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एफिशिएंट है या नहीं है? तो मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकल होगा, जितना दिखने में सिमेट्री होगी मॉलिक्यूल के अंदर, उतनी उसके मॉलिक्यूल की पैकिंग क्या होगी? अच्छी होगी। सीखा आपने पॉइंट। और जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? अब जैसे मैं हैलोजन की बात करता हूँ, ये आपके पास 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1 है, 2, 3, 4, 1,4 हैलोजन है, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। और एक मैंने कहा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी आइसोमर है। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2। अब आपसे पूछा जाए इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों ज्यादा है? बताओ तो सर, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा है आपको? हाँ, जो ज्यादा सिमेट्रिकल है। आप ऐसा समझ लो, सिमेट्री का पता कैसे चलेगा सर? क्या आप इसको यहाँ से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? क्या ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? ये ज्यादा सिमेट्रिकल है भाई। दिस इज मोर सिमेट्रिकल, यस। और ज्यादा सिमेट्रिकल है इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, इसको पैरा-डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं, क्योंकि आपको याद होगा बताया था कि 1 की रेस्पेक्ट में 4 पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। आईपीएसी नाम है इसका 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। और वैसे कॉमन नेम इसका पैरा-डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? पैरा-डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये 4 1 और 4 पे को जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन। सेकेंड पोजीशन को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलो? ऑर्थो। ऑर्थो के सिंबल हो जाएगा ओ। ओ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो किसका बॉइलिंग, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया? पैरा। क्यों हो गया? क्या उसमें ऐसा खास है? सिमेट्री। तो सिमेट्री से क्या हुआ? सिमेट्री से क्या हुआ फिर? मॉलिक्यूल की पैकिंग ज्यादा अच्छे से भी, मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ फिट हो पाए। और जितने अच्छे से मॉलिक्यूल फिट होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो पैकिंग देखी जाती है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। सॉल्युबिलिटी इन वाटर।
हैलोअल्केन्स की सॉलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या हैलोअल्केन पानी में घुलते हैं? सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर। देखो भाई, अभी आपने कहा सर कि हैलोअल्केन पोलर होते हैं क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हैलोअल्केन के मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। डाइपोल 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 अट्रैक्शन। पानी की बात करें तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है क्योंकि पानी भी हैलोअल्केन की तरह पोलर है सर। O is more electronegative than H, तो O पे नेगेटिव होगा पार्शियल और H पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो पानी भी पोलर है सर। और पानी में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है O और H के बीच में, ये डाइपोल जैसा ही है, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पर इस फोर्स को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं बोलते हैं, बिल्कुल डाइपोल डाइपोल जैसा ही है। क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होगा पक्का, और दूसरा एटम जो होगा जिसके साथ वो अट्रैक्शन कर रहा है वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा छोटे साइज का, जैसे कि ऑक्सीजन। छोटे साइज के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं और साइज में छोटे भी होते हैं फॉर्म। तो आपको हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ दिखेगी? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ दिखेगी? F के साथ, O के साथ, या यहाँ H किसके साथ अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की तरह दिख रहा है आपको, बट इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मजबूती की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से ज़्यादा मजबूत होता है, ये ज़्यादा मजबूत होता है। तो बताओ हैलोअल्केन का बॉन्डिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या पानी का? पानी का, क्योंकि पानी का जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इसके अट्रैक्शन फोर्स से क्या है? चलो अच्छा बात, ठीक है सर। अब क्या देखो, आप इसको इस पर डिजॉल्व करना चाहते हो, हैलोअल्केन को पानी में डालना चाहते हो। जनरली एक रूल होता है कि पोलर चीज़ों को डिजॉल्व कर देती है। क्या हैलोअल्केन पोलर है? पोलर कैसे पहचानेंगे? जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दिख जाए पोलर। हैलोअल्केन पोलर है? हाँ सर। पानी भी क्या है? पोलर है। तो हैलोअल्केन को पानी में डिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व पोलर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बात उतनी अच्छे से इफेक्टिव नहीं है। हैलोअल्केन पोलर होता है तब भी ये पानी में बहुत कम घुलता है। पानी में हैलोअल्केन की सॉलिबिलिटी बहुत कम है। कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्यों हैलोअल्केन पोलर होने के बाद भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता या बहुत कम डिजॉल्व होता है, क्यों? ठीक, तो देखो भाई, इसको इसमें डिजॉल्व करना है तो इसका मतलब पहले आपको क्या तोड़ना होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करना होगा। और क्या ब्रेक करना होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करनी होगी? ब्रेक करनी होगी। जब ये फ्री हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे, जब इन दोनों के बीच की दोस्ती टूटेगी, इन दोनों के बीच की दोस्ती टूटेगी, तब इन दोनों के बीच में दोस्ती बनेगी। आप समझ मेरी बात को? यानी कि जो तुम देख रहे हो नीचे जो मैंने बनाया, ये तभी पॉसिबल है पानी और हैलोअल्केन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, और जब ये डेवलप होगा तभी इसमें घुलेगा, तभी घुलेगा। लेकिन इस नए फोर्स को डेवलप करने के लिए आपको ये पुराने फोर्सेस क्या करने होंगे? तोड़ने पड़ेंगे। सर फोर्स को तोड़ने में एनर्जी लगता है, याद रखिएगा। इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा, इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा, और जब फोर्स बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो सॉलिबिलिटी कम होती है, या तो
फोर्सेस को तोड़ने में कम एनर्जी लगती और जो नया फोर्स डेवलप हुआ उसके डेवलप होने में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो ये इसमें भूल जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इन फोर्सेस को तोड़ने में क्या है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ज़्यादा मजबूत फोर्सेस है। और जो ये नया फोर्स डेवलप होगा हैलोजन और पानी के बीच में, ये उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जितना कि स्ट्रॉन्ग फोर्स पहले के थे, तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, कम होगा। अरे आगे समझ, तो ऐसा प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा कि भाई तोड़ने में तो ज़्यादा एनर्जी लग रही है और जो नया फोर्स डेवलप हो रहा है उसमें एनर्जी कम रिलीज हो रही है, तो ऐसा केमिस्ट्री में नहीं हो पाएगा। उल्टा होता तो हो जाता। आगे समझे, उल्टा होता तो हो जाता, तो दिक्कत है बताओ। सेकेंड थिंग, इसको बहुत शॉर्ट में भी कह सकते हैं, अगर इसको बहुत शॉर्ट में कहें, यार ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। और सपोज ये एक्स आपका एफ होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं आप देखेंगे क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी और किसके बीच में है, हैलोजन और पानी के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको डेवलप होने के लिए पुराने फोर्सेस को तोड़ना होगा। उनको तोड़ने में क्या लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी और नया जो फोर्स होगा उसके डेवलप होने में एनर्जी कम रिलीज होगी। अगर बहुत एक लाइन में अगर मैं बोलूँ आपसे, एक लाइन में आंसर दो बस कि हैलोजन पानी में क्यों नहीं घुलते, तो आप क्या आंसर देंगे? क्योंकि हैलोजन पानी के साथ क्या नहीं कर सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। आगे समझ में, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी ज़रूरी है। जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जो पानी के साथ दोस्ती करेगा, वो इसमें घुलेगा। लेकिन भाई इस दोस्ती करने के लिए पहले क्या करना होगा, पुरानी दोस्ती। अब पुरानी दोस्ती बहुत मजबूत है, पुरानी दोस्ती काफ़ी, भाई वो नहीं टूटेगी, वो नहीं टूटेगी। नई दोस्ती तभी डेवलप होगी तो पुरानी दोस्ती तोड़े। पुरानी दोस्ती बहुत मजबूत है भाई, तो नई दोस्ती बनी नहीं पाएगी। आया समझ में? इसलिए हैलोजन पोलर होने के बाद भी पानी में बहुत कम घुलते हैं, ना के बराबर हो। आगे भी नहीं आया समझ में, बोलिए। ठीक, बढ़िया, स्ट्रॉन्ग है हैलोजन की भी अट्रैक्शन फोर्स, ये भी स्ट्रॉन्ग है और जो नया फोर्स डेवलप होगा वो वीक है। तो पुराने फोर्स ही नहीं टूट पाएंगे, नया फोर्स कहाँ से डेवलप हो जाएगा, क्योंकि नया फोर्स वीक है, तो फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए हैलोजन पोलर होने के बाद भी पानी में नहीं घुलता। और इसी चीज को अगर बहुत कॉन्साइज तरीके से लिखना है तो एक लाइन में क्या लिखोगे, हैलोजन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर सिंस हैलोजन कैन नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। पानी के साथ घुलने के लिए पानी के साथ क्या बनाना जरूरी है, वो बन नहीं पाएगा क्योंकि पुराने फोर्सेस ज़्यादा मजबूत है। आगे समझ में? तो ये सारी चीज़ अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो बहुत कॉन्साइज तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो और करके लिख दीजिए, और करके हैलोजन्स are insoluble in water as they cannot make hydrogen bond with water molecule. Halogene are insoluble in water as they cannot make hydrogen bond with water molecule. ठीक है बात, ऐसा है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक हाइड्रोकार्बन है सर। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला है? C5H। ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर डार्क है, डार्क का मतलब है सनलाइट नहीं है, डार्क का मतलब अंधेरा नहीं है, अंधेरे में बैठेंगे तो
डार्क का मतलब है सनलाइट नहीं है, तो सर ये कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर यही रिएक्शन तो इस हाइड्रोकार्बन की क्लोरीन के साथ कराते तो किसकी प्रेजेंस में, तो सर ये रिएक्शन करता है, एक प्रोडक्ट करता है, उसका फॉर्मूला होता है C5H9Cl। होना ये यहाँ से एक H हटा दो, उसकी जगह Cl, और दूसरा जो यहाँ से जो H हटा दूसरे Cl के साथ HCl, तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ये बोल रहा है कि बताओ ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ठीक। तो क्या तुम्हें फॉर्मूले से कुछ पता लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे पहचाना आपने एल्कीन है? एल्कीन में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। बहुत अच्छा आपने पहचाना, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये एल्कीन हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ये एल्कीन हो सकती है। और सर ये साइक्लोएल्केन भी हो सकता है। साइक्लोएल्केन क्या होगा सर? जिसमें कार्बन साइक्लिक होंगे, मतलब कार्बन सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? साइक्लिक होंगे। साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला भी वही होता है जो एल्कीन का होता है। मैं एग्जांपल देकर सिखाऊंगा अभी। तो सर ये साइक्लोएल्केन भी हो सकता है, जैसे मैं समझाता हूँ। हमने कहा CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है ये? क्या है ये? ब्यूटेन है। क्या ये ब्यूटेन है? C4H10 चेक कर लो। और ये क्या है सर? ये मैंने बनाया, कितने जाएंगे? 2, इसमें भी 2 आएंगे। अरे बेटा देख लो, चेक कर लो, 2 आएंगे और 2 आएंगे वो कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसमें 2 H क्यों आए? क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 H तो आए। इसमें 2 H क्यों आए? 2 बॉन्ड बना रहे, 2 H आए। आ रहा है सर? ये क्या है सर? ये भी ब्यूटेन जैसा लग रहा है, 4 कार्बन है, लेकिन ये कैसा है? ये साइक्लिक ब्यूटेन है। इसका फॉर्मूला बताना, C4H8, यानी कि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, तो जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन ऐसा 2 जगह होता है, एक एल्कीन में और ये साइक्लोएल्केन में। बोलो आई बात समझ? तो यार ये एल्कीन भी हो सकता है, 5 कार्बन वाली एल्कीन, और सर ये साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? ठीक है, अब फंस गए कि क्या होगा। तो पहले तो ना समझो कि यार फॉर्मूले से तुम्हें कुछ जानकारी मिली, फॉर्मूले से जानकारी मिली कि वो एल्कीन भी हो सकता है और वो साइक्लोएल्केन भी हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, या फिर ये पेंटीन हो सकती है, 5 कार्बन वाली। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें हिंट दी। सर एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। साइक्लोएल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। डबल बॉन्ड एल्कीन जो है ना, डबल बॉन्ड में अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एक सिग्मा, दूसरा आपको पता है कि पाई बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, पाई बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, और इसीलिए एल्कीन्स रिएक्टिव भी होती है, क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन कर जाएगा। यानी कि एल्कीन आपके डार्क में भी क्या कर जाती है? रिएक्शन। लेकिन हमें क्या बोला है कि ये क्लोरीन के साथ डार्क में इसको रिएक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? मतलब किसकी जरूरत पड़ रही है? एनर्जी। यार एल्कीन को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, एल्कीन तो हैलोजन से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है? पाई बॉन्ड तोड़ना क्या होता है? आसान हो, तो वो तो डार्क में भी टूट जाएगा, इसलिए आपको लाइट डालनी पड़ेगी, रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन हो जाएगी। तो भाई ये कंपाउंड पक्का क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन है सर। साइक्लोपेंटेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, सर। और इन सारे सिंगल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी सर। इसीलिए ये रिएक्शन किस में हो रहा है? अगर ये उल्टा कह देता, या उल्टा क्या कहता है, ऐसा कहता है कि डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है, तब ये क्या हो जाती है? एल्कीन। आया समझ में? तो फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। C5H10 आपको हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, आपसे बोला गया है कि ये कंपाउंड जो है वो क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता और सनलाइट में रिएक्शन कर जाता है। तो फिर आपसे पूछा ये है क्या?
तो फॉर्मूले से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि सर क्योंकि कार्बन का डबल हाइड्रोजन है तो या तो ये एल्कीन हो सकती है या तो ये साइक्लोएल्कीन हो सकता है। क्योंकि ये डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा तो ये एल्कीन नहीं हो सकती, क्योंकि एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो तोड़ना बहुत आसान है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। और एल्कीन डार्क में भी क्या कर जाती है, तो ज़रूरी कि आपको सनलाइट ही चाहिए या एनर्जी चाहिए। एल्कीन तो बिना एनर्जी के भी रिएक्शन कर जाते हैं, रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन कर जाते हैं। इसका मतलब कंफर्म है सर ये डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है तो ये एल्कीन नहीं है, पक्का ये साइक्लोएल्केन है। और कितने कार्बन है इसमें, तो साइक्लोपेंटेन। अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से जब हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा बताओ, Cl2 से रिएक्शन करो, एक एच हटा दो, कहाँ से हटाएं, कहीं से भी हटा दो सर, क्योंकि सारे ही क्या है सेम ही तो है, CH2 कहीं से भी हटा दो। तो चलो मैं यहाँ से एच हटा रहा हूँ, तो Cl CH। ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले एग्जाम में आया हुआ था और कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो ये बन गया C5H9Cl, चेक कर लो C5H9Cl। सर ये Cl यहाँ से हटा दो, यहाँ से कहीं से भी हटा दो, सारे Cl क्या सेम, सारे CH सेम है। आ गया सर जी, तो लिख लो। आपका क्वेश्चन है, आपको ब्यूट-1-ईन से बनाना है 1-आइडोप्रोपेन, 1-आइडोप्रोपेन, ठीक। ब्यूट-1-ईन मतलब 4 कार्बन, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, बाकी H लगा दो, क्या यही होगा ब्यूट-1-ईन? बढ़िया सर। और 1-आइडोप्रोपेन, 1-आइडोब्यूटेन, सॉरी नॉट प्रोपेन, इट्स ब्यूटेन। कार्बन तो 4 ही होंगे ना इसमें भी, इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 ही होंगे, 1-आइडोब्यूटेन ब्यूटेन, 1-आइडोब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH2I। अंकिता आप बताएंगी कैसे हो जाएगा, कुछ लग रहा है दिमाग में? बोलो बेटा, इट्स 1 2 3 and 4। हाँ डबल बॉन्ड को चलो करो, कोशिश करो सारे लोग। आप कह रहे हैं सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें I जोड़ना है और यहाँ पे H जोड़ना है। अगर मैं यहाँ पे I जोड़ दूँ, यहाँ पे H जोड़ दो तो वो बन जाएगा, है ना? अरे है ना, देख लो। तो आप सारे विद्वान लोगों ने ऐसे किया, इसकी रिएक्शन HI से करा दी और CH3 CH और यहाँ जोड़ दिया, H और यहाँ I जोड़ दिया। आपने कहा लो सर बन गया, ऐसे ही है ना? आपने क्या गलती है इसमें? नहीं गलती क्या है इसमें? गलती है इसमें कुछ? अरे मूर्खों गलती है इसमें कुछ? क्या गलती है बताओ किसी आनंद, क्या गलती है इसमें? लगा दी सनलाइट, चलो मैंने, और सनलाइट क्यों देनी पड़ेगी? पहली बात तो अभी तो मैं बताया एल्कीन डार्क में भी रिएक्शन कर जाते हैं। क्या बोला मैंने? अरे भैया एल्कीन्स तो डार्क में भी रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि एल्कीन में जो पाई बॉन्ड है उसे तोड़ना आसान होता है। अरे मूर्खों, ये H प्लस है, I नेगेटिव है। I तुमने उस नेगेटिव पार्ट तुमने उस कार्बन पे अटैच करवा दिया जिसपे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव उस पे जिसमें कम हाइड्रोजन है। कौन सा रूल है ये? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है ये। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जोड़ दिया जिसपे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये देखते हुए कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। क्या HI में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है सर। अरे मूर्खों, आया कि नहीं आया? ये क्या लगाया भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया। लेकिन भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया तो सही, लेकिन जिस पे लगाया वो गलत है।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगता है? HBr में। ये HI की जगह HBr होना चाहिए और साथ में तभी लगता है बस। क्या पढ़ाया था मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? अब कितने लोगों ने ऐसे रिएक्शन करा सीधा? कई लोगों ने करा होगा ऐसे रिएक्शन, भूल गए कहाँ लगा रहे तुम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HI में भाई साहब। छोटी छोटी बातें, बहुत ही छोटी बातें, आया कि नहीं आया समझ में, तो रिएक्शन ही गलत है। तो सर क्या करें? सर ऐसा करते हैं HBr ले लेते हैं, पेरोक्साइड ले लेते हैं, आपके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। लग गया सर। ये लो, यहाँ क्या आ गया? Br आ गया भाई। मैंने HI की जगह HBr ले लिया, साथ में पेरोक्साइड ले लिया एरो के ऊपर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया सर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे Br की जगह आई चाहिए। क्या तुम Br को हटा के आई ला सकते हो? कैसे? अगर मैं इसकी रिएक्शन NaI से करा दूं, NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो Br हट के आई आ जाएगा और एक बहुत फेमस रिएक्शन बन जाएगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो दिमाग लगाइए थोड़ा। अब मैं इसकी रिएक्शन अगर NaI से करा दूं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई एसीटोन, तो बेटा ये Br हट जाएगा, इसकी जगह I आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये I, और ये रिएक्शन बन गया फिंकलस्टीन। आया कि नहीं आया दिमाग में? कि नहीं आया अभी भी दिमाग में? हाँ, अगर ये Br होता तो बहुत आसान था, एक स्टेप में हो जाता, लेकिन और जानबूझ के I दिया। तो पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया क्योंकि मुझे I उस कार्बन पे चाहिए जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, और I नेगेटिव उस कार्बन पे आ ही नहीं सकता जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। कहाँ पे? हाँ,